प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। मैं डॉक्टर फरहीन सैयद, माध्यमिक शिक्षक, शासकीय हाई स्कूल पलसोड़ा, आपका स्वागत करती हूँ। आज हम कक्षा 10वीं सामाजिक विज्ञान विषय के अध्याय 1 भारत के संसाधन नामक अध्याय के अंतर्गत वन एवं वन्य प्राणियों की उपयोगिता एवं उनके संरक्षण पर विस्तृत बात करेंगे। आज की इस चर्चा के अंतर्गत हम वनों से होने वाले प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष लाभों के साथ ही वन संरक्षण के लिए किए गए उपायों पर विस्तृत बात करेंगे। वन संरक्षण के साथ ही हम वनों में रहने वाले वन्य प्राणी एवं विलुप्त हो रहे वन्य प्राणियों पर भी एक नज़र डालेंगे। भूतल का वह विस्तृत क्षेत्र जिसमें प्राकृतिक वनस्पति के रूप में वृक्षों की प्रधानता है, वन कहलाते हैं। वन प्रकृति की अमूल्य देन है। यह महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। ऐसा अनुमान है कि प्रारंभ में पृथ्वी का 1/4 भाग अर्थात 25% भाग वनों से ढका हुआ था, किंतु मानव विकास के साथ खेती, आवास तथा कल कारखानों के लिए भूमि प्राप्त करने हेतु वनों की बड़े पैमाने पर कटाई कर दी गई। फलस्वरूप अब पृथ्वी के केवल 15% भाग पर ही वन पाए जाते हैं। प्राकृतिक वनस्पति किसी स्थान की स्थिति, जलवायु तथा वहाँ पाई जाने वाली मिट्टी पर निर्भर करती है। स्थिति, जलवायु तथा मिट्टी की परिस्थितियाँ एक समान न पाए जाने के कारण प्राकृतिक वनस्पति के वितरण में काफ़ी विभिन्नता है। भारत में जलवायु की विविधता एवं धरातलीय असमानताओं के कारण विभिन्न प्रकार के वन पाए जाते हैं। वनों की इतनी विविधता विश्व के किसी अन्य देश में नहीं मिलती है। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण के अनुसार हमारे देश में पेड़ पौधों की लगभग 47,000 प्रजातियां हैं। 5,000 प्रजातियां तो ऐसी हैं जो केवल भारत में ही मिलती है। वितरण के आधार पर भारतीय वनों के निम्नलिखित प्रकार हैं। पहला, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। दूसरा, मानसूनी वन। तीसरा, मरुस्थलीय वन। चौथा, डेल्टाई वन। पांचवा, हिमालय पर्वतीय वन। बच्चों, इन सभी वनों के बारे में हमने पिछली कक्षा में विस्तृत अध्ययन किया है। भारतीय अर्थव्यवस्था में वनों का क्या महत्व है तथा वनों से हमें कौन कौन से लाभ प्राप्त होते हैं, उन पर अगर हम प्रकाश डालें तो हमें ज्ञात होता है कि वन एक संपत्ति है। भारत में वन संपदा देश के भौगोलिक क्षेत्रफल का 20.64% है। यह विश्व के वन क्षेत्र का 1.7% है। देश में प्रति व्यक्ति वन क्षेत्र 0.11 हेक्टेयर है। यहाँ विभिन्न प्रकार के वन पाए जाते हैं जिनका वितरण एक समान नहीं है। इन वनों में कठोर लकड़ी के वृक्ष अधिक पाए जाते हैं। डॉक्टर P.H. चटरवक के शब्दों में वन राष्ट्रीय संपत्ति है और सभ्यता के लिए इनकी नितांत आवश्यकता है। ये केवल लकड़ी ही प्रदान नहीं करते बल्कि कई प्रकार के कच्चे माल, पशुओं के लिए चारा तथा राज्य के लिए आय भी पैदा करते हैं। इसके परोक्ष लाभ तो और भी अधिक महत्वपूर्ण हैं। प्रकृति प्रेमी बेकन ने कहा है कि वनों से हमें ऑक्सीजन, पानी, भोजन, जलवायु, भूक्षरण को रोकने की क्षमता और लकड़ी प्राप्त होती है। वृक्ष लगाना न केवल आर्थिक दृष्टि से उपयोगी है वरन पर्यावरण की शुद्धि के लिए भी आवश्यक है। भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में वनों के महत्व को 2 भागों में बांटा जा सकता है। पहला, प्रत्यक्ष लाभ, दूसरा अप्रत्यक्ष लाभ। तो बच्चों, अब हम पहले वनों से होने वाले प्रत्यक्ष लाभ को देखेंगे। प्रत्यक्ष लाभ के अंतर्गत पहला है लकड़ी की प्राप्ति। वनों से प्राप्त लकड़ी एक महत्वपूर्ण ईंधन है। वृक्षों से सागौन, साल, शीशम,
चीड़, देवदार, आबनूस, चंदन आदि लकड़ी मिलती है। लकड़ी से फर्नीचर बनाया जाता है। सहायक उपजों की प्राप्ति। वनों से सहायक उपजों के रूप में लाख, चमड़ा, गोंद, शहद, कत्था, मोम, छाले, बांस व बेंत, जड़ी बूटियां व जानवरों के सींग आदि मिलते हैं। ये लाभकारी उद्योगों के आधारभूत तत्व हैं। वनों के प्रत्यक्ष लाभ के रूप में आधारभूत उद्योगों के लिए सामग्री प्राप्त होती है। उसमें वनों से प्राप्त लकड़ी, घास, सनोवर व बांस से कागज उद्योग, चीड़, स्प्रूस तथा सफ़ेद सनोवर से दिया सलाई उद्योग, लाख से लाख उद्योग, मोम से मोम उद्योग, महुआ की छालें व बबूल से गोंद, चमड़ा उद्योग, चंदन, तारपीन और केवड़ा से तेल उद्योग, जड़ी बूटियों से औषधि उद्योग विकसित हुए हैं। इसके अतिरिक्त जानवरों के लिए चारागाह। वन क्षेत्र उत्तम चारागाह स्थल हैं। वनों से जानवरों के लिए घास व पत्तियां मिलती हैं। अगला प्रत्यक्ष लाभ है रोजगार की प्राप्ति। वनों पर 7.8 करोड़ व्यक्तियों की आजीविका आश्रित है। वनों से जो कच्चे पदार्थ मिलते हैं उनसे बहुत से उद्योग चल रहे हैं और करोड़ों व्यक्तियों को रोजगार मिला हुआ है। वनों का अगला प्रत्यक्ष लाभ है विदेशी मुद्रा की प्राप्ति। वनों से प्राप्त लाख, तारपीन का तेल, चंदन का तेल, लकड़ी से बनी कलात्मक वस्तुओं को निर्यात करने से विदेशी मुद्रा मिलती है। वन लघु उद्योगों में सहायक। वनों से प्राप्त वस्तुओं जैसे तेंदुपत्ता, बेंत, शहद, मोम आदि से लघु उद्योगों का विकास हुआ है। वनों के प्रत्यक्ष लाभ के अंतर्गत सरकार को राजस्व की प्राप्ति होती है। सरकार को वनों से राजस्व व रॉयल्टी के रूप में करोड़ों रुपयों की प्राप्ति होती है। वनों के प्रत्यक्ष लाभ के पश्चात वनों से होने वाले अप्रत्यक्ष लाभ के संदर्भ में J.S. कॉलिंस ने कहा है कि वृक्ष पर्वतों को थामे रहते हैं। वे तूफानी वर्षा के प्रभाव को कम करते हैं, नदियों को अनुशासन में रखते हैं, झरनों को बनाए रखते हैं और पक्षियों का पोषण करते हैं। वनों के अप्रत्यक्ष लाभ निम्नलिखित है। पहला, मिट्टी के कटाव में कमी। वनों के कारण मिट्टी की ऊपरी सतह नहीं बह पाती, जिससे मिट्टी के पोषक तत्वों में कमी नहीं होती तथा मिट्टी उपजाऊ बनी रहती है। दूसरा अप्रत्यक्ष लाभ है जलवायु को सम बनाए रखना। वन हवाओं के प्रभाव को कम करते हैं। ठंडी और गर्म हवाएं वन क्षेत्र की जलवायु को समशीतोष्ण बनाए रखती हैं। तीसरा अप्रत्यक्ष लाभ है बाढ़ नियंत्रण में सहायक। वन पानी के वेग को कम कर देते हैं, बाढ़ के पानी को सोख लेते हैं। बाढ़ का पानी वन क्षेत्रों में फैलकर धीरे धीरे नदियों में चला जाता है। इससे बाढ़ नियंत्रण होता है। चौथा अप्रत्यक्ष लाभ है वन रेगिस्तान के प्रसार पर रोक लगाते हैं। सरदार पटेल ने कहा था कि यदि रेगिस्तान के बढ़ते हुए प्रसार को रोकना है और मानव सभ्यता की रक्षा करनी है तो वन संपदा के क्षय को अवश्य रोकना होगा। वृक्षारोपण से रेगिस्तान का प्रसार रुकता है। वनों का अप्रत्यक्ष लाभ है वर्षा में सहायक होना। वनों को वर्षा का संचालक कहा जाता है। वन बादल को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, जिससे वर्षा होती है। वनों का अगला अप्रत्यक्ष लाभ है जल स्तर में वृद्धि। वन देश के कुओं, तालाबों, नदियों, झरनों आदि में पानी का स्तर बढ़ा देते हैं, जिससे इसमें पानी बना रहता है। वनों से होने वाला अप्रत्यक्ष लाभ अगला है भूमि की उर्वरा शक्ति में वृद्धि। पेड़ पौधों की पत्तियां वन क्षेत्रों में गिरती हैं और सड़ गलकर
भूमि की उर्वरा शक्ति में वृद्धि करती है। अगला है ऑक्सीजन की मात्रा पर प्रभाव। वन ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ाने में सहायक होते हैं। यदि वृक्षों के कटाव की वर्तमान स्थिति बनी रही तो वातावरण में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। ऑक्सीजन के अभाव में मानव समुदाय संकट में पड़ जाएगा। इसीलिए वृक्षारोपण को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। वनों से होने वाला अगला अप्रत्यक्ष लाभ है प्राकृतिक सौंदर्य। वनों से देश के प्राकृतिक सौंदर्य में वृद्धि होती है। वन देशी तथा विदेशी सैलानियों को आकर्षित करते हैं। आइए अब हम एक नज़र डालते हैं वन संसाधन की मुख्य समस्याओं पर। वनों का क्षेत्रफल कम होना, वनों का ऊंचे पहाड़ों पर होना, वनों का असमान वितरण, परिवहन संबंधी कठिनाइयाँ, परंपरागत तकनीक, शहरीकरण से वनों की समाप्ति, वन में लगने वाली आग। भारत में वनों का संरक्षण। भारत में ब्रिटिश सरकार ने 1894 में वन नीति अपनाई थी, जिसके अनुसार वनों की देखरेख एवं विकास हेतु हर राज्य में वन विभाग की स्थापना की गई। इस नीति के दो मुख्य उद्देश्य थे, राजस्व की प्राप्ति और वनों का संरक्षण। पहला, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात सरकार ने 1950 में एक केंद्रीय वन बोर्ड की स्थापना की। वनों के संबंध में नवीन नीति बनाई गई। इसकी 4 मुख्य बातें थीं। पहली, वनों के क्षेत्रफल को बढ़ाकर 33.3% करना। दूसरी, नए वनों को लगाना। तीसरी, वनों को सुरक्षित करना। और चौथी, वनों के संबंध में अनुसंधान करना। 7 दिसंबर 1988 को नवीन वन नीति घोषित की गई, जिसके 3 लक्ष्य थे। पहला, पर्यावरण में स्थिरता लाना। दूसरा, जीव जंतुओं तथा वनस्पति जैसी प्राकृतिक धरोहर का संरक्षण करना। तीसरा, लोगों की बुनियादी जरूरतें पूरी करना। इस वन नीति की मुख्य बातें निम्न थी। पहला, पहाड़ी घाटियों व नदियों के जल ग्रहण क्षेत्रों में वन बढ़ाए जाएं। दूसरा, जंगलों पर आदिवासियों और गरीबों के पारंपरिक हक बरकरार रखे जाएं। तीसरा, वनों की उत्पादकता बढ़ाने पर ध्यान दिया जाए। चौथा, वर्तमान वनों को कटाई से बचाया जाए और पर्यावरण संतुलन बनाए रखा जाए। पांचवा, उद्योगों को रियायती दर पर वन उत्पाद प्राप्त करने पर रोक लगाई जाए। छठा, ग्रामीण और कुटीर उद्योगों को छोड़कर वन पर आधारित उद्योगों को इजाज़त न दी जाए। सातवां, ग्रामीण व आदिवासी इलाकों के लोगों को ईंधन, चारा, छोटी इमारती लकड़ी की पूर्ति पर ध्यान दिया जाए। वर्ष 1988 की घोषित राष्ट्रीय वन नीति को क्रियाशील बनाने के लिए 1999 में एक 20 वर्षीय राष्ट्रीय वानिकी कार्य योजना लागू की गई, जिसके अंतर्गत वन विकास के लिए निम्न कार्य भी किए जा रहे हैं। पहला, केंद्रीय वन आयोग की स्थापना। केंद्र सरकार ने 1965 में केंद्रीय वन आयोग की स्थापना की। इसका कार्य आंकड़े व सूचनाएं एकत्रित करना, तकनीकी सूचनाओं को प्रसारित करना, बाजारों का अध्ययन करना और वन विकास में लगी संस्थाओं के कार्यों को समन्वित करना है। दूसरा, भारतीय वन सर्वेक्षण संगठन। वनों में क्या क्या वस्तुएं उपलब्ध हैं, उनका पता लगाने के लिए 1971 में इस संगठन की स्थापना की गई। वन अनुसंधान संस्थान की स्थापना। देहरादून में वनों से प्राप्त वस्तुओं तथा वनों के संबंध में अनुसंधान एवं शिक्षा देने के लिए इस संस्था को स्थापित किया गया। इसके 4 क्षेत्रीय केंद्र बेंगलुरु, कोयम्बटूर, जबलपुर और बुरनोहट हैं।
काष्ठ कला प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना। राज्य सरकार के वन अधिकारियों एवं कर्मचारियों को लकड़ी काटने का प्रशिक्षण देने के लिए 1965 में देहरादून में काष्ठ कला प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया गया। वनों को संरक्षण देने के लिए राज्य वन विकास निगमों की स्थापना की गई। इसके अंतर्गत राज्यों में वनों की कटाई को ठेके पर देने की प्रथा पर रोक लगाई गई। ठेकेदारी प्रथा को समाप्त कर वनों की कटाई हेतु वाणिज्यिक वन विकास की स्थापना 19 राज्यों में की गई है। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान की स्थापना। वन संसाधन व प्रबंधन व्यवसाय को नवीन बातों की जानकारी देने हेतु 1978 में स्वीडिश कंपनी की सहायता से भारत के अहमदाबाद में इस संस्थान की स्थापना की गई है। केंद्र सरकार ने मध्य प्रदेश के भोपाल में भारतीय वन प्रबंध संस्थान की स्थापना की है। यहाँ पर अनुसंधान व केस स्टडी के आधार पर वन प्रबंध में स्नातकोत्तर व डॉक्टरेट की उपाधि प्रदान की जाती है। वन संरक्षण अधिनियम 1980 में भारत सरकार ने वन संरक्षण अधिनियम पारित करके किसी भी वन भूमि को सरकार की अनुमति के बिना कृषि भूमि में परिवर्तित नहीं करने का प्रावधान निश्चित किया है। सरकार ने वनों को 4 वर्गों में बांटा है। पहला सुरक्षित वन, दूसरा राष्ट्रीय वन, तीसरा ग्राम्य वन, चौथा वृक्ष समूह। प्रबंधन की दृष्टि से वनों के 3 वर्ग हैं। आरक्षित वन 52%, सुरक्षित वन 32% तथा अवर्गीकृत वन 16%। वन संरक्षण हेतु किए गए कार्यों में अगला कार्य है वन महोत्सव। वनों के क्षेत्रफल को बढ़ाने व जनता में वृक्षारोपण की प्रवृत्ति पैदा करने के लिए भारत के तत्कालीन कृषि मंत्री श्री के.एम. मुंशी ने 1950 में वन महोत्सव अधिक वृक्ष लगाओ आंदोलन प्रारंभ किया। प्रतिवर्ष देश में 1 से 7 जुलाई तक वन महोत्सव कार्यक्रम मनाया जाता है। सामाजिक वानिकी। विश्व बैंक से प्राप्त वित्तीय सहायता से वृक्षारोपण की यह योजना शुरू की गई है। इसमें चक वानिकी, विस्तार वानिकी एवं शहरी वानिकी के अंतर्गत खेतों, सड़कों, रेल लाइन के किनारे वृक्षारोपण किया जाता है। हर बच्चे के लिए एक पेड़। स्कूलों व कॉलेजों में यह नारा विकसित किया गया है। वन महोत्सव का प्रचार प्रसार कर फार्म वृक्षारोपण, सड़कों, नहरों एवं रेल लाइनों के किनारे वृक्षारोपण कर जन भागीदारी को बढ़ाया जाना आवश्यक है। वन कानूनों को प्रभावी ढंग से लागू करके हरे भरे वृक्षों को काटने पर रोक लगाई गई है। हिमालय क्षेत्र में वनों की कटाई को रोकने एवं पशुओं की मुक्त चराई पर उचित रोकथाम की व्यवस्था की गई है। वन संरक्षण की अगली योजना है संयुक्त वन प्रबंधन। देश के 21 राज्यों में संयुक्त वन प्रबंधन व्यवस्था को अपनाया गया है। इसके अंतर्गत 70 लाख हेक्टेयर क्षेत्र के नष्ट हुए वनों के विकास हेतु 35,000 ग्रामीण वन सुरक्षा समितियों की स्थापना की गई है। वन संरक्षण की दिशा में अगला जो कदम है वह है वन अग्नि नियंत्रण परियोजना। देश में वनों में आग लगने के कारणों का पता लगाने तथा रोकथाम के लिए चंद्रपुर महाराष्ट्र एवं हल्द्वानी नैनीताल उत्तराखंड में UNDP के सहयोग से एक आधुनिक वन अग्नि नियंत्रण परियोजना शुरू की गई है, जो देश के 10 राज्यों में चलाई जा रही है। हमारा अगला शीर्षक है
वन प्राणी एवं विलुप्त हो रहे वन्य प्राणी। वनों के साथ साथ वन्य जीव भी मानव के लिए महत्वपूर्ण संसाधन है। वन्य जीवों से मांस, खाल, हाथी दांत आदि प्राप्त होते हैं। वन के साथ साथ मानव ने वन्य प्राणियों का भी बेदर्दी से विनाश किया है। इससे वन्य जीवों का अस्तित्व खतरे में पड़ गया है। बाघ, सिंह, हाथी, गैंडे आदि की संख्या में निरंतर कमी आ रही है। आने वाले कुछ वर्षों में वन्य प्राणियों की कुछ प्रजातियां पूर्णतः लुप्त हो जाने का भय है। इन्हें पर्यावरण संतुलन के लिए बचाना आवश्यक है। आइए अब हम संक्षेप में जान लेते हैं कि वन्य प्राणियों के विनाश हेतु कौन कौन से कारण उत्तरदायी हैं। बड़े पैमाने पर वनों का विनाश, विविध उद्देश्यों से वन्य प्राणियों का शिकार, पर्यावरणीय प्रदूषण, जीवों के प्रति घटती दया की भावना, कुछ उद्योगों के लिए कच्चा माल, मानव समुदाय की उपेक्षापूर्ण सोच। वन्य प्राणी संरक्षण के उपाय। वन्य प्राणियों को विनाश से बचाने हेतु निम्नलिखित प्रयास किए जा सकते हैं। पहला, वन्य जीवों के प्राकृतिक आवासों को बिना नुकसान पहुंचाए प्रबंधन इत्यादि कार्य करना। दूसरा, वन्य जीवों के शिकार पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाना। तीसरा, वन्य क्षेत्र में जैवमंडल रिजर्व की स्थापना। चौथा, लुप्त हो रहे जीवों का पुनर्विस्थापन के लिए राष्ट्रीय पार्क अभयारण्यों की स्थापना करना। पांचवा, वन्य जीवों के प्रति लोगों के रवैये में परिवर्तन हेतु शिक्षा एवं जागरूकता का विकास करना। छठा, वन्य जीव प्रबंधन की योजनाओं को ईमानदारी से लागू करना। बच्चों, अब हम विलुप्त हो रहे वन्य प्राणियों को संरक्षण देने के लिए भारत में बनाए गए राष्ट्रीय उद्यानों, अभयारण्यों के बारे में बात करेंगे और साथ ही उनमें पाई जाने वाली दुर्लभ प्रजातियों पर भी चर्चा करेंगे। इस तारतम्य में सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान या अभयारण्य है मानस वन जीव अभयारण्य, जो कि असम के बरपेटा में स्थित है और इसमें हाथी, गेंडा, जंगली भैंसा, गौर, बौना सुअर, गोल्डन लंगूर, सिविट बिल्ली, बाघ, तेंदुआ, रीछ, घड़ियाल, अजगर, बड़ी गिलहरी जैसी प्रजातियां पाई जाती हैं। अगला है कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, जो कि असम के जोरहट में स्थित है। यह एक सींग वाले भारतीय गैंडे का आश्रय स्थल है। अगला है ध्रगंधरा अभयारण्य, जो कि गुजरात में स्थित है और यहाँ जंगली गधों की लुप्त प्राय प्रजाति गुड़घर को संरक्षण देता है। अगला है केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान, जो कि मणिपुर में स्थित है। बोहो जैसी सींगों वाला हिरण और जल पक्षी यहाँ पर निवास करते हैं। अगला है गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात, जो कि एशियाई सिंह का आश्रय स्थल है। अगला है मरु अभयारण्य, जो कि राजस्थान में जैसलमेर, बाड़मेर में स्थित है। यहाँ गोड़ावन, काला मृग और चिंकारा पाए जाते हैं। नेक्स्ट है कंचनजंगा नेशनल पार्क, जो कि सिक्किम में स्थित है। यहाँ पर लाल पांडा, हिम तेंदुआ, बादली तेंदुआ, थार, कस्तूरी मृग, भरल, थालीन, धूरल, सीरो, जंगली गधे आदि को संरक्षण दिया जाता है। नेक्स्ट है वेदांथंगल जल पक्षी अभयारण्य, जो कि तमिलनाडु में स्थित है। यहाँ पर विविध जल पक्षी पाए जाते हैं। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा के मयूरभंज में स्थित है, जो कि बाघ, गौर, चीतल, तेंदुआ, मूषक हिरण, उड़ने वाली गिलहरी और मगरमच्छ का आश्रय स्थल है। अगला है भीतरकनिका वन्य जीव अभयारण्य, जो कि उड़ीसा के बालेश्वर में स्थित है। यह खारे पानी का मगरमच्छ, मॉनिटर छिपकलियां, तेंदुआ, मछली मार बिल्ली, जल पक्षी,
रिडले समुद्री कछुआ का आश्रय स्थल है। नेक्स्ट है दचीगाम राष्ट्रीय उद्यान, जो कि जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में स्थित है। यहाँ तेंदुआ, काला भालू, भूरा भालू, सेराव, कस्तूरी मृग और हांगुल पाया जाता है। नेक्स्ट है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, जो कि उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में स्थित है। यह बाघ, तेंदुआ, मधुरिच, सांबर, दलदली हिरण, चीतल, जंगली मुर्गी और तीतर आदि का आश्रय स्थल है। राजस्थान के भरतपुर में स्थित केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान है, जो साइबेरियाई सारस, पनकोवा, धरेश, दुर्विमुख बटेर, टिकारी, बगुला, सांभर, चीतल, काला मृग, सिविट बिल्ली का आश्रय स्थल माना जाता है। अगला है पिन वैली नेशनल पार्क, जो कि हिमाचल प्रदेश में स्थित है। यहाँ पर बर्फ का भेड़िया, जंगली बकरी, भूरी लोमड़ी, आईबेक्स, छोटा मार मोटा आदि पाया जाता है। नेक्स्ट है जिम कार्बेट, जो कि उत्तराखंड में स्थित है। यह पांडा, बाघ, हाथी आदि का आश्रय स्थल है। के साथ ही भारत में कुछ परियोजनाएं संचालित की जा रही हैं, जो कि लुप्त हो रही वन्य जातियों को संरक्षण प्रदान करती है। इसके अंतर्गत है बाघ एवं हाथी परियोजना। 1973 में देश में बाघ परियोजना प्रारंभ की गई। इसका मुख्य उद्देश्य बाघों की व्यवहारिक संख्या से आश्वस्त होते हुए संरक्षित करना। हाथियों को संरक्षित करने के लिए देश में हाथी परियोजना प्रारंभ की गई। देश में 14 हाथी परियोजनाएं चल रही हैं। जैवमंडल संरक्षित क्षेत्र देश में पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण एवं आनुवांशिकी विविधता को सुरक्षित करने के उद्देश्य से जैवमंडल संरक्षित क्षेत्रों की स्थापना की गई। वर्तमान में देश में 14 जैवमंडल संरक्षित क्षेत्र स्थापित किए गए हैं। प्रिय विद्यार्थियों, आज की इस चर्चा में हमने वन एवं वन्य प्राणी संसाधन पर चर्चा की। इस चर्चा के पश्चात आपको इस टॉपिक से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करना है। अभ्यास हेतु महत्वपूर्ण प्रश्न इस प्रकार हैं। वनों का संरक्षण क्यों आवश्यक है? वन जलवायु को कैसे नियंत्रित करते हैं? सामाजिक वानिकी योजना क्या है? वनों से होने वाले प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष लाभ कौन कौन से हैं? वर्णन कीजिए। सरकार द्वारा वन संरक्षण के लिए किए गए प्रयासों का वर्णन कीजिए।